Hello बच्चों, welcome back to today's video. We are going to start with your sixth module and the final module of your French Revolution. That is the revolution and everyday life. देखो क्या हुआ 1789 में फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची मिल गई, राइट? उसके बाद obviously lives में change आना था, whether it was a men, women, children, all their lives had a very big change. अब जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी उसने अपने ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम सभी लॉज जो है ना वो अब हम पास करेंगे, जो कि अभी तक लोगों के दिमाग में आइडियल्स थे ना लिबर्टी एंड इक्वालिटी को लेके. वी हैव टू ब्रिंग दोज आइडियल्स इनटू एवरीडे प्रैक्टिस. दैट मीन्स उनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ जो दैट केम इनटू इफेक्ट जब बेस्टिले का फोर्ट्रेस प्रिजन स्टॉर्म हुआ था जिस पे अटैक किया था पीपल्स मिलिटिया ने इन 1789. सो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ कौन सा आया बेटा? दैट इज़ एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. ओल्ड रिजीम में क्या होता था, जितना भी रिटन मटेरियल या कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी ना, आइदर बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, प्लेज हो गए, ये तभी पब्लिश या परफॉर्म किए जाते थे अगर इनको किंग के सेंसर्स का अप्रूवल मिल जाए. यानी कि इनकी स्क्रूटिनाइजेशन होती थी, इनको चेक किया जाता था कि कौन सा कंटेंट पब्लिश होने के कैपेबल है और कौन सा कंटेंट एक्ट के लिए परफॉर्मिंग एक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है. नाउ डेक्लरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट. अब ये जो डेक्लरेशन हमने पढ़ी, लॉ टेबलेट देखी थी हमने पॉलिटिकल सिंबल्स में, उसमें जो डिक्लेयर किए गए थे राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, उन्होंने ये प्रोक्लेम किया कि अब से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ना वो सभी सिटीजन्स का एक नेचुरल राइट होगा. न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, सब में टाउन्स ऑफ फ्रांस की पिक्चर्स इतनी ज़्यादा थी ना, मतलब it started traveling rapidly from the country to the country side. ठीक है. और उन पिक्चर्स में, उन न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में क्या डिस्क्रिप्शन दी जाती थी, क्या डिस्कस किया जाता था, जितने इवेंट्स फ्रांस के अंदर अब तक हुए और क्या क्या बदलाव आए. ठीक है. फ्रीडम ऑफ प्रेस एक ऐसा नेचुरल राइट था जिससे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसके अगेंस्ट अगर मुझे कोई अपोजिंग व्यूज़ देने हैं उस पर्टिकुलर इवेंट के, तो मैं वो एक्सप्रेस कर सकता हूँ. ठीक है. ईच साइड सॉट टू कन्विंस दी अदर्स ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट. आमने सामने दो लोग हैं, वो कैसे एक दूसरे को अपनी पोजिशन कन्विंस करेंगे? अपना व्यू पॉइंट एक दूसरे के सामने रख के. एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है. प्ले, सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेशन, सब तरह के एक्टिविटीज़, इवेंट्स होने लगे एंड पीपल रियली स्टार्टेड कमिंग इन लार्ज नंबर्स टू सी देम. और ये एक ऐसा तरीका था जिससे कि लोग लिबर्टी एंड जस्टिस जैसे आइडियाज़ के साथ अपने आप को रिलेट कर पाते थे, बिकॉज ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं ना थे, इलिटरेट थी फ्रांस की काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन पीजेंट्स की थी. आपने पढ़ा था ना फर्स्ट मॉड्यूल में, 90% of the population it was comprising of the peasants and peasants they were not educated. ठीक है ना. तो पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने ये चीज़ तो उनको दिमाग में डाल दी थी कि जो लिबर्टी एंड जस्टिस के आइडियल्स हैं ना, इनको आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है, यही आपका बेस बनेंगे फॉर द फर्दर रेवोल्यूशन दैट यू नीड टू कैरी फॉरवर्ड. और यही इन्होंने यूज़ किया, फिर मिडिल क्लास ने इसी को यूज़ किया ना. ठीक है. ओके. तो ये पिक्चर दिखाई हुई है बेटा, बहुत ही सिंपल सी पिक्चर है, कुछ ज़्यादा इस पिक्चर में कभी कुछ आया नहीं है, बस अब आपको सिर्फ इतना याद करना है, ये पेट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस है. ठीक है. यहाँ पे मोटे इंसानों को पतला किया जाता है. इट्स अ लिटिल ह्यूमरस टच टू दिस पिक्चर, राइट. ओके. ये नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो बेटा, ये मेराट जो है ये लोगों को एड्रेस कर रहा है. मेराट कौन था? एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी था. ही वॉज अ ग्रेट थिंकर, ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर. ओके. चलो अब आपके बस चैप्टर का, इस मॉड्यूल का लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ लेते हैं. 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर क्राउन कर लिया. ये तो आपको पता है कि फ्रांस को टेक ओवर कर चुका था नेपोलियन. ठीक है. उसने काफ़ी रेवोल्यूशनरी लॉज भी पास किए, काफ़ी मॉडर्नाइजेशन लेकर आए. आई मीन ही वॉज अ मॉडर्नाइजर ऑफ द यूरोप. ठीक है. अब क्या हो गया ना कि जैसे इसने अपने आप को एम्परर क्राउन किया तो इसको लालच आया कि मैं क्यों ना आसपास की जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ है ना फ्रांस के आसपास, इन सबको मैं कॉन्कर करना शुरू कर दूँ. जैसे जैसे कॉन्कर करता गया वैसे वैसे वहाँ की डायनेस्टीज़ को उनकी राज गद्दी से हटाता गया और अपने खुद के किंगडम्स क्रिएट करके इसने खुद की फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पे बिठा दिया.
ठीक है। अब नेपोलियन ने अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट किया एज अ मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप, दैट मीन्स उसने जो मॉडर्नाइजेशन लेकर आया, जो रिफॉर्म्स लेके आया, काफ़ी लॉज इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि पहला क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी की कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इट विल बी डेफिनेटली प्रोटेक्टेड, नोबडी विल टेक अवे दैट प्रॉपर्टी इन एनी मीन्स, राइट। और एक सेकेंड उसने जो लॉ इंट्रोड्यूस किया था वो था यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। यूनिफॉर्मिटी थी वेट्स एंड मेजर्स में, क्योंकि क्या होता था, अलग अलग जितने भी किंगडम्स होते थे उसमें मान लो आप एक किंगडम से दूसरे किंगडम में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे वेट्स एंड सिस्टम्स का मेजर डिफरेंट है, यहाँ पे वेट्स एंड सिस्टम्स का मेजर डिफरेंट है। लाइकवाइज आप जितने भी किंगडम्स में ट्रैवल करोगे आपको उतनी बारी वो डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा, एंड दैट वाज वेरी कम्बसम। तो नेपोलियन जो था ना, इनिशियली इसको एज अ लिबरेटर देखा गया कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग लिबरल आइडियाज़ को प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है। तो लोगों ने सोचा ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी फ्रीडम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है, लेकिन सून लोगों ने रियलाइज़ किया कि जो नेपोलियन की आर्मीज़ है ना वो हर जगह इन्वेड कर रही हैं, यानी कि दे आर ट्राइंग टू फोर्सफुली एंटर इनटू द नेबरिंग टेरिटरीज। फिर क्या हुआ, इसने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी कि फाइनली वाटरलू के बैटल में इसकी हार हो गई, एंड दैट बैटल वाज फॉट इन द ईयर 1815. Okay, so many of his measures carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe, and it had a very great impact on the people even after Napoleon had left. मतलब नेपोलियन ने इतने अच्छे revolutionary ideas जनरेट किए थे ना अपने रेन, अपने रूल के टाइम, चाहे वो लिबर्टी को लेके थे, चाहे उसने जितने भी लॉज को मॉडर्नाइज किया, वो यूरोप के लोगों पे बहुत बड़ी छाप छोड़ गया. A very big impact he had left on the people of Europe. Even he was like defeated in the Battle of Waterloo. That didn't really affected the kind of laws that he had revolutionized for the people of Europe. ठीक है, अब आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी. ये एक शान बन चुकी थी, एक प्राइड बन चुकी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, एंड ये फ्रांस से स्प्रेड होते होते पूरे यूरोप में फैल गए ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम्स जहाँ जहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे सब जगह एबॉलिश हो गए, ख़त्म हो गए. Colonized peoples reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state. अब जितने भी colonized लोग थे जो इस आइडिया को, फ्रीडम के आइडिया को रिलेट कर पा रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि अभी तक हम अगर बॉन्डेज में हैं, अगर हम बॉन्डेड सर्फडम में अपनी लाइव्स को लीड कर रहे हैं, अब हम अपनी लाइव्स को कैसे लीड करेंगे. वी विल ऑर्गेनाइज इनटू डिफरेंट मूवमेंट्स एंड वी विल क्रिएट अ सोवरेन नेशन स्टेट. नोबडी विल इंटरफेयर इनटू आवर इंटरनल अफेयर्स, नो एक्सटर्नल अथॉरिटी विल ट्राई टू इंटरवीन. ठीक है, तो दो लोग थे, टीपू सुल्तान who was the king of Mysore and Raja Rammohn Roy who was a freedom fighter. ये ऐसे दो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने रेवोल्यूशनरी फ्रांस के आइडियाज़ को बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया. दैट मीन्स दे वर रियली रियली इम्प्रेस्ड बाय द रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ ऑफ द फ्रांस. ठीक है, क्लियर हो गया. सो इसी के साथ बेटा हमारा ये मॉड्यूल ख़त्म होता है, चैप्टर फिनिश होता है. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. गुड लक एंड गुड बाय. थैंक यू.